ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम यहाँ पर लाइट का जो सेकंड फेज है यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखते रहना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है इसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, एक्चुअली स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारे पास मीडियम होते हैं, ये दो तरह के मीडियम हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पर दोनों मीडियम आपके होते हैं क्या? ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो यहां पर बच्चों हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इस लाइन के ऊपर कंसिडर करते हैं आपका फर्स्ट मीडियम और यहां पर कंसिडर करते हैं सेकंड मीडियम। स्टूडेंट्स, इन मीडियम को हम ऑप्टिकल मीडियम भी बोलते हैं। ऐसे मीडियम जिसके अंदर लाइट रे ट्रेवल कर सकती है इन्हें ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं। और ये ऑप्टिकल मीडियम ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे कि आपका एयर, ग्लास, वाटर या फिर कोई अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल मीडियम। ओके स्टूडेंट्स, तो जब लाइट रेज यहाँ पर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। अब डायरेक्शन हम पर्टिकुलर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं बच्चों, जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं। वो पर्टिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर होती है जिससे हम एंगल को मेजर करते हैं। हम यहाँ पर इसे नॉर्मल बोलते हैं बच्चों। अब लाइट रेज पहले मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है, तो जब लाइट रे पहले मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करेगी तो बच्चों इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यहां पर जो आपकी लाइट रेज पहले मीडियम में आ रही है बच्चों, इसे बोलते हैं इंसिडेंट लाइट रेज, और जो दूसरे मीडियम में लाइट रे है उसे बोलते हैं आप रिफ्रैक्टेड लाइट रेज। इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी उसे कहेंगे हम यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे आई से डिनोट करते हैं। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे आर से डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या बनती है? When light ray passes from one medium to another medium, it bends towards the normal or move away from the normal. This is called reflection of light. यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, जब लाइट रेज वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में एंटर करती है तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी और स्पीड भी चेंज होगी। इस बात का बच्चों आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर आपके तीन केस देखने के लिए मिलते हैं बच्चों। केस वन, जब लाइट रेज आपकी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है। रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में एंटर करती है स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पर एक बात समझनी होती है। जब आपने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी थी और आपने दो मीडियम को सेपरेट कर दिया था, एक मीडियम ऊपर और एक मीडियम नीचे, तो ये जो दोनों मीडियम होते हैं बच्चों, इनकी अपनी खुद की डेंसिटी होती है। मतलब पर्टिकुलर एक मीडियम, अगर दो मीडियम को आप आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर जिस मीडियम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेस होंगे उसे आप रेयरर मीडियम बोलते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल लेस मींस जिसकी डेंसिटी लो है, लो डेंसिटी। लो डेंसिटी वाले मीडियम को आप रेयरर मीडियम कहेंगे, और जिसकी हाई डेंसिटी है बच्चों,
उसे आप डेंसर मीडियम बोलते हैं। ओके, तो पर्टिकुलर लो डेंसिटी के लिए और हाई डेंसिटी मीडियम के लिए हम यहां पर एक वर्ड यूज करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी हम आगे इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 कंसीडर करा है और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने यहां पर N2 कंसीडर करा है। तो जब लाइट रेज फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर करेगी, तो आपको बताया था कि जिस पॉइंट से एंटर करते हैं वहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। इस परपेंडिकुलर लाइन को आप नॉर्मल बोलते हैं, एन से डिनोट करते हैं। जो लाइट रेज आ रही है उसे आप बोलते हैं इंसिडेंट लाइट रे, और जब ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो ये बैंड हो जाएगी। ओके, कहां? नॉर्मल की तरफ, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और ये आपकी है रिफ्लेक्टेड रे, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से डिनोट करते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसे आर से डिनोट करते हैं। तो यहां पर बच्चों जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो N1 है, जो कि हमारा यहां पर लेस है N2 के कंपैरिजन, तो N1 इज लेस देन N2। ओके, यानी कि पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो यानी कि जब लो डेंसिटी होगी तो वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी, और जब हाई डेंसिटी होगी तो वहां के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी। तो जब लाइट रेज पर्टिकुलर फर्स्ट मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर कर रहा है, इट मींस लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ एंटर कर रहा है बच्चों, तो लाइट रेज नॉर्मल की तरफ को बैंड हो जाएगी। ओके, तो जब लाइट रे नॉर्मल की तरफ को बैंड हो जाएगी बच्चों, तो यहां पर इट मींस रेयर टू डेंसर में लाइट रे जा रही है। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हुआ। केस नंबर 2 को कंसिडर करते हैं। केस नंबर 2 में बच्चों लाइट रेज हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ एंटर करेगी। मतलब अब लाइट रेज को हम बच्चों नीचे से ऊपर भेज रहे हैं। चलो सेकंड फिगर बना लेते हैं यहां पर। वैल्यूज यही रखते हैं बच्चों हम। अब हमारी जो लाइट रे है वो डेंसर से रेयर में जा रही है। तो जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी बच्चों, तो ये लाइट रेज नॉर्मल से दूर हटती है, नॉर्मल से दूर हटती है। तो व्हेन लाइट रे पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, इसमें ये सेकंड केस है जब डेंसर टू रेयर में लाइट रे एंटर करती है, डेंसर टू रेयर। तो यहां पर इंसिडेंट एंगल ये हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल ये हो गया, और इंसिडेंट लाइट रे ये है, और आपकी रिफ्लेक्टेड रे ये रहेगी, और ये आपका नॉर्मल है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा बच्चों। थर्ड केस कंसिडर करते हैं। जब लाइट रेज आपकी क्या है बच्चों, ये नॉर्मल के साथ आ रही है, अलोंग द नॉर्मल, या एंटर परपेंडिकुलर टू अदर मीडियम। तो यहां पर पर्टिकुलर नॉर्मल के साथ साथ लाइट रे एंटर कर रही है बच्चों, तो नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों हमने यहां पर एक्सप्लेन कर लिया है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा आपको बता दिया था। और यहाँ पर बच्चों हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के तीनों ही केसेस को कंसीडर कर लिया है। पहला केस क्या था, व्हेन लाइट रे पासिस फ्रॉम डेंसर टू सॉरी रेयर टू डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में जाते समय ये लाइट रे जो रिफ्लेक्टेड है ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। सेकंड केस में बच्चों जब डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हटेगी। और थर्ड केस में बच्चों जब ये परपेंडिकुलर आ रही है तो इसकी डायरेक्शन में कोई भी चेंज देखने के लिए नहीं मिलता है। और एक बात को और ध्यान रखना है बच्चों, जब आपकी लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में स्पीड आपकी क्या होती है बच्चों, हाई होती है, और हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बच्चों स्पीड क्या होती है, कम होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इसके लो को कंसीडर करते हैं आगे।
लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहला नियम क्या रहने वाला है यहां पर बच्चों? ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये सारी की सारी आपको बच्चों पर्टिकुलर एक ही पॉइंट पे दिखाई दे रही है ना। एक्चुअली ये जो हमने यहाँ पर फिगर बनाई है, यहाँ पर हम इसे हर पॉइंट पर कंसीडर कर सकते हैं बच्चों। और आप सभी जगह पर नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे यहां पर बच्चों पहले नियम के अंदर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। सेकंड, सेकंड रो है स्नेल रूल। स्नेल रूल बच्चों इन्होंने बताया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो आपका, जो इंसिडेंट एंगल है उसे साइन के साथ रखिए और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है उसे भी आप साइन के साथ रखिए, और दोनों के रेशियो को ही हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये स्नेल ने दिया था। ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम बच्चों यहाँ पर करने वाले हैं थ्रो ग्लास स्लैब। इस फिगर पे कंसीडर करना बच्चों आप इस, ठीक है, इस फिगर को फोकस करेंगे। आप ध्यान से देखना बच्चों इस फिगर को। अब लाइट रेज हमारी यहाँ पर ऊपर की तरफ बच्चों एयर है, ये पर्टिकुलर ग्लास स्लैब है आपकी, ग्लास स्लैब के चारों तरफ एयर है और ये कांच का बना हुआ है ग्लास स्लैब। अब लाइट रेज एयर से ग्लास स्लैब में आ रही है। आपको ध्यान रखना है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब के कंपैरिजन कुछ कम होता है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो आपको बताया था कि जब लाइट रेज लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ आएगी तो नॉर्मल की तरफ को बेंड हो जाएगी। एक्चुअली जा तो सीधी रही थी, ये हमने आगे डॉटेड करके पास कर दी है, लेकिन जब लाइट रे दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो ऑब्वियसली बैंड होगी क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। तो यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर ये जो एंगल बनता है ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और लाइट रेज आपकी बैंड हो गई है किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ। अब बच्चों यहां पर फिर से आप देख सकते हैं कि लाइट रे अब वापिस N2 से N1 में जा रही है, यानी कि एयर के अंदर एंटर कर रही है। तो अब आपकी लाइट रे डेंसर टू रेयर के अंदर आ रही है। तो जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो बच्चों ये नॉर्मल से दूर हटेगी, यहाँ पर बच्चों नॉर्मल से दूर हट रही है, तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका अलग होगा। सॉरी, यहाँ हाँ रिफ्लेक्ट, आप यहाँ पर समझना बच्चों कि ये जो एंगल होता है बच्चों, यहाँ पर इस एंगल को तो आप बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, लेकिन इस एंगल को आप बोलेंगे इमरजेंट एंगल। तो R2 आपका क्या है बच्चों? इमरजेंट एंगल है, इमरजेंट एंगल। और यहां पर ये जो रे है आपकी इसे इमरजेंट रे बोलते हैं। तो आप एक चीज यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, अगर ये लाइट रेज नहीं मुड़ती तो सीधी ऐसे जा रही थी, तो बच्चों ये दोनों की दोनों, जो हमने इंसिडेंट रे को आगे की तरफ कंसिडर कर लिया स्ट्रेट, और ये जो आपकी इमरजेंट रे, इन दोनों के बीच में आपको कुछ गैप दिखाई देता है, ये दोनों पैरेलल होती है, इस गैप को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, इसे एल से डिनोट करते हैं या फिर डी से डिनोट करते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर जब आप रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे तो आप पहले एयर से ग्लास के लिए कंसीडर करेंगे और उसमें आप अपनी जो थ्योरी बताएंगे वो थ्योरी आपकी होगी जो आपने रेयर टू डेंसर में बताई थी। इसके बाद जब लाइट रे आपके ग्लास स्लैब से एयर में जा रही है तो बच्चों आपको बताना है जो भी हमने करा था डेंसर टू रेयर की कंडीशन को, वो आपको एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक पॉइंट पर और फोकस करना है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों जो इंसिडेंट रे अगर बैंड नहीं होती तो सीधी आगे जा रही थी, और जो फाइनल इमरजेंट रे है उन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना बच्चों यहां पर,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टूडेंट्स, व्हेन लाइट रेज पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो यहां पर इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है और इसकी स्पीड भी चेंज होती है। किसकी? लाइट की। तो जब लाइट की स्पीड चेंज होती है तो बच्चों दोनों मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उन दोनों को आप डिवाइड में रख लीजिए, मतलब उन्हें रेशियो में रख लीजिए। पहले वाली मीडियम में जो स्पीड थी उसे डिवाइड कर दीजिए सेकंड मीडियम में जो स्पीड है, इसे ही आप क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे और एनसीटी नोट करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम टू अनदर मीडियम। ओके, और पहले मीडियम में हमने जो स्पीड कंसीडर करी है v1 और जो दूसरे मीडियम में स्पीड कंसीडर करी है v2 कंसीडर करी है। आगे से ही कंटिन्यू करते हैं बच्चों। यहां पर देखिए बच्चों n21 लिखा हुआ है और यहां पर स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट सेकंड मीडियम लिखी हुई है, और यहाँ v1 अपॉन v2। तो यानी कि लाइट रे पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो दोनों की स्पीड को आपने डिवाइड किया और इसे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिया है n। लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू लिखी हुई है 21। एक्चुअली 1 तो आपको ये बता रहा है 1 मीन्स फर्स्ट मीडियम और 2 मीन्स सेकेंड मीडियम। ओके, तो लाइट रेज पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो बच्चों ये 1 जो यहां पर ये बता रहा है, तो 1 जो बाद में होता है वो ये बताता है कि पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे गई है। और इसे लिखने का तरीका ये है क्या कि अभी आपको बताया था बच्चों कि जब दो मीडियम है, एक तो एयर और एक ग्लास, दोनों का अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो जिस मीडियम में लाइट रेज एंटर करती है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप ऊपर लिखते हैं, और जिस मीडियम से लाइट रेज जा रही है स्टार्टिंग में उसे आप नीचे लिखेंगे, और इसे बच्चों शॉर्ट में n21 लिखते हैं। फिर यहां पर देखिए बच्चों आप n21 है तो इसका मतलब क्या है बच्चों? लाइट रेज अब ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जा रही है, मतलब लाइट रेज सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में एंटर कर रही है। तो पहले लाइट रेज जिस मीडियम में होती है तो उसकी स्पीड को पहले लिखते हैं, और जिस मीडियम में लाइट रेज जा रही होती है उसकी स्पीड से ही हम इसे डिवाइड करते हैं। ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में बच्चों आप क्या करते हैं? यहां पर लिखेंगे आप n1 अपॉन n2। क्यों लिखेंगे बच्चों? कि जब लाइट रेज, यहां पर देखना बच्चों ये v1 है और ये आपका यहां पर है v2। तो एक बात का ध्यान रखना, इस फॉर्मूले के अंदर अगर आप स्पीड v1 ले रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 लेंगे, और जब आप स्पीड v2 ले रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 लेंगे। तो यहां पर देखना बच्चों v2 है तो यहां पर n1 है, और v1 है तो यहां पर n2 है। मतलब जिस मीडियम में आपकी लाइट एंटर करती है बच्चों, तो उस मीडियम की अगर आपने स्पीड पहले लिखी है तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का लिखेंगे ऊपर। ठीक है बच्चों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा n1 अपॉन n2 इक्वल्स टू v2 अपॉन v1। और दूसरा फॉर्मूला यहां पर जो बन सकता है बच्चों n2 अपॉन n1 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। और अगर आपको बच्चों एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो आप इसे डायरेक्ट n करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसमें हम आगे की आपको और ज्यादा समझ में आएगा। यहां पर देखिए बच्चों, जब लाइट रेज एयर से दूसरे मीडियम में जा रही है, मतलब अगर पहला मीडियम आपका एयर है तो अब हम यहां पर इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों? जब लाइट रेज पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो पहले मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो आप v1 कंसीडर करते थे, और दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड आप v2 कंसीडर करते थे। ओके, तो जब आपका पहला मीडियम एयर बन जाए, जब पहला मीडियम आपका एयर बन जाए तब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो व्हेन लाइट रेज passes from air to another medium, okay, then the ratio of the speed is called absolute refractive index। मतलब एयर में जो लाइट की स्पीड है उसे डिवाइड कर दीजिए जो दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड है, और
उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका कहा जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द अनदर मीडियम। ओके स्टूडेंट्स, ये टेबल है बच्चों, इसमें आप ये याद रख लेना कि अलग अलग मीडियम में का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। सबसे कम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एयर का कंसिडर करते हैं। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय स्फेरिकल लेंस। तो लेंस को समझते हैं बच्चों, यहां पर लेंस बच्चों, ओके, तो लेंस को कंसिडर करते हैं बच्चों। लेंस आपका ट्रांसपेरेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका बच्चों ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बनता है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल आपके हो सकते हैं बच्चों ग्लास, अब यहां पर देखिए बच्चों, अगर आपने शेप कुछ इस तरह की बना दी ट्रांसपेरेंट मटेरियल मीडियम की, मतलब थिकर, सेंटर से क्या है थिक, और एजिस पर क्या है थिन, तब इसे बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस। ओके, कॉन्वेक्स लेंस को बच्चों हम यहां पर कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। सेकंड, अगर आप सेंटर से कर देते हैं बच्चों क्या थिन, और एजिस पे कर देते हैं थिक, तब इसे बोलते हैं कॉनकेव। कॉनकेव लेंस को आप डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी, डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी आप इसे जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर बेटा बेटा वे होंगे जो सेंटर से थिक होंगे और एजिस पर थिन होंगे, और कॉनकेव सेंटर से थिन होते हैं, एजिस पर थिक होते हैं। कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस और कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। इस फिगर पर कंसिडर करना बच्चों, जब लाइट रेज कॉन्वेक्स लेंस की तरफ पैरेलल आ रही हैं, तो ये लेंस से पास होने के बाद पर्टिकुलर एक ही पॉइंट पर मिलती है। आपको बताया था कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है, क्यों? क्योंकि लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है, यानी कि पर्टिकुलर एक पॉइंट पर मिला देगा। तो जिस पॉइंट पर लाइट रेज मिलेंगी बच्चों उसे बोलते हैं फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। एक्चुअली यहां पर दो फोकस होंगे बच्चों, एक फोकस आपका राइट साइड होगा और एक फोकस आपका लेफ्ट साइड होगा। जो राइट साइड वाला फोकस होता है बच्चों, इमेज इस तरफ बनेगी, यहां पर रियल इमेज बनती है, तो इसे आप मेन फोकस बोलते हैं। और ये जो पीछे वाला होता है जिस साइड ऑब्जेक्ट रखते हैं, इसे हम बोलते हैं बच्चों सेकेंडरी फोकस। ऐसे ही बच्चों यहां पर भी इसके भी दो फोकस होंगे बच्चों, एक लेफ्ट साइड होगा और एक राइट साइड फोकस होगा। जो लेफ्ट साइड फोकस होगा बच्चों, ध्यान रखना, जब लाइट रेज पैरेलल जाएंगी तो ये बाहर की तरफ बैंड हो जाएंगी। और आपको बताया था कि जो कॉनकेव लेंस है ये आपका डाइवर्जिंग लेंस है, बाहर की तरफ ये लाइट रेज को बैंड कर देगा। अब इमेज तो वहां पर बनेगी जहां पर लाइट रे एक्चुअली मिलेंगी, तो ये तो मिल नहीं पा रही है, तो हम एज्यूम करेंगे कि इन्हें पीछे की तरफ प्रोड्यूस करने पर ये जिस पॉइंट पर जाकर मिलेंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वहां पर आपकी इमेज बनेगी। तो जब पैरेलल लाइट रेज के कारण इमेज बनती है बच्चों जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। तो कॉनकेव का ये फोकस कंसीडर किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। इमेज फॉर्मेशन। ओके, यहां पर बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आपका है इमेज फॉर्मेशन बाय अ
लेंस। तो लेंस आपके दो तरह के हैं बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो यहां पर हमारी 6 इमेज तो बनेंगी बच्चों आपकी कॉन्वेक्स के कारण, और 2 इमेज बनेंगी आपकी कॉनकेव के कारण। देखिए उन्हें आगे। ये जो टेबल है बच्चों, एक्चुअली कॉन्वेक्स के कारण ये जो टेबल बनती है बच्चों, तो इस टेबल पर फोकस करेंगे हम यहां पर। तो पहले हम यहां पर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे और उसके कारण ये जो कंडीशंस है उन्हें चेक करेंगे। फिर बियॉन्ड 2f रखेंगे, एट 2f रखेंगे। फिर ये 6 केसेस है, 1 2 3 4 5 6। इन 6 केसेस को हम यहां पर कंसिडर करने वाले हैं। आप ध्यान से देखना बच्चों। देखिए आगे इमेज देखिए। इमेज को बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम यहाँ पर बच्चों जब इमेज बनाएंगे तभी कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर पहले इस टेबल को देखिए बच्चों। कॉनकेव के कारण आपको बताया था केवल 2 ही इमेज बनेंगी। तो पहला केस वो होगा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा, दूसरा केस वो होगा बच्चों जब ऑब्जेक्ट आपका पोल, इसमें एक्चुअली पोल नहीं होता, ऑप्टिकल सेंटर होता है बच्चों। जब ऑब्जेक्ट आपका ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए। ये यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। अगर लाइट रेज पैरेलल जा रही है तो वो फोकस से होकर जाएगी। ये कॉन्वेक्स के लिए और वो कॉनकेव के लिए। एक्चुअली फोकस से तो होकर जाएगी नहीं, तो एज्यूम करेंगे कि पीछे बढ़ाने पर ये फोकस पर आकर मिल रही है। और ये सेंटर पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। यहाँ पर देखिए आगे। अगर लाइट रे वहां तो पैरेलल जा रही थी, यहाँ फोकस से होकर जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। अगर फोकस की तरफ आ रही है तो भी बच्चों ये पैरेलल हो जाएगी। और लाइट रे को आप जो बैंड करते हैं बच्चों, ये सेंटर से बैंड करते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट केस में बच्चों, अगर लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर की तरफ को जा रही है तो ये बैंड नहीं होगी, चाहे कॉन्वेक्स हो या फिर कॉनकेव। ओके, तो इमेज फॉर्मेशन का बच्चों ये पहला केस है। अगर लाइट रेज पैरेलल है ऑब्जेक्ट के लिए बच्चों, जो लाइट रेज क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर। जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर होता है बच्चों, वहां से लाइट रेज पैरेलल आती है। और ये लाइट रेज जो पैरेलल होती है पर्टिकुलर फोकस पर आकर मिलती है। तो फोकस क्या है, एक पॉइंट है। तो पॉइंट साइज इमेज बनी। पॉइंट साइज को आप हाईली डिमिनिश्ड भी बोलते हैं। ऊपर वाली लाइट रे नीचे की तरफ आ रही है तो यहां पर आपकी इन्वर्टेड इमेज बन रही है। और जो लाइट रे एक्चुअली मीट होती है उसे रियल बोलते हैं। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी। और कहां पर बनी, फोकस पर बनी। इसके बाद बच्चों यहां पर देखिए, बी फिगर को देखिए आप। पहले लाइट रे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ था, अब लाइट रे, अब ऑब्जेक्ट आपका 2f यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे रखा हुआ है। ओके, तो बियॉन्ड सी रखा हुआ है। तो जो यहां से आप 2 लाइट रे कंसिडर करेंगे, एक जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, और जो दूसरी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है। तो जो पैरेलल आएगी वो फोकस से होकर पास हो जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर वाली बैंड नहीं होगी, ये एज इट इज निकल जाएगी। तो दोनों की दोनों लाइट रे जहां पर आकर मिलेंगी वहां पर बनती है बच्चों इमेज। और ये इमेज आप प्रिंसिपल एक्सिस से इसकी डिस्टेंस को कंसिडर करेंगे तो आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी बड़ी है, इसके कंपैरिजन इमेज छोटी है और उल्टी बनी हुई है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो यहां पर देखिए बच्चों, पहली तो आपकी है ये कि स्मॉल साइज बनी। उसके बाद आपके यहां पर एफ यानी कि फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इनके बीच में बनी, बिटवीन एफ एंड सी। और तीसरा बच्चों यहां पर रियल एंड इन्वर्टेड है, उल्टी बन रही है। और उल्टी का मीन्स इन्वर्टेड बन रही है, और ये वास्तव में अगर मिल रही है तो रियल भी बन रही है। नेक्स्ट केस देखिए बच्चों। ओके, इस केस को कंसीडर करते हैं। तो इस केस में बच्चों अब हमने इमेज को यहाँ पर, सॉरी, ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया। जो लाइट रे सीधी जा रही थी वो फोकस से होकर जाएगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी वो एज इट इज पास हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बन रही है। तो ये रियल एंड इन्वर्टेड है।
और दूसरा इक्वल साइज है, और कहां बनी? एट सी। ये 2F और सी एक ही चीज होती है बच्चों। फोकल लेंथ के डबल को ही रेडियस बोलते हैं, रेडियस तक सेंटर ऑफ कर्वेचर बढ़ाकर मिलती है। इसके बाद बच्चों यहां पर देखिए सेकंड को, ये फोर्थ जो इमेज है डी, ये आप देख सकते हैं जो इमेज बनी है बच्चों, इसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से काफी बड़ा है। अब ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास होता जा रहा है, पहले सी पर आया था, अब सी और एफ के बीच में आ गया है, तो जो सीधी जा रही थी बच्चों फोकस से होकर जाएगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है वो दोनों की दोनों यहां आकर मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि लाइट रेज आपकी यहां पर आकर मिल रही है, तो एल लार्ज साइज आपका बड़ा बन रहा है। उसके बाद रियल एंड इन्वर्टेड है, वास्तव में लाइट रेज आकर मिल रही है, और आपका सी के पीछे बन रहा है ना, बियॉन्ड सी। नेक्स्ट केस को देखिए बेटा 5। ओके, आप देख सकते हैं यहां पर अब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा है, तो जो लाइट रे सीधी जा रही थी वो बच्चों फोकस से होकर पास हो जाएगी, और जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर जा रही है वो बैंड नहीं होती, एज इट इज निकल जाएगी। तो दोनों पैरेलल चल रही है बच्चों। अगर आप रेल की पटरियों के बीच में भी खड़े हो जाएंगे बच्चों और आप देखेंगे सामने की तरफ, आपको ऐसा लगेगा कि आगे चलकर भी कहीं ना कहीं मिल रही है। तो ऐसे यहां पर भी एज्यूम करेंगे तो बच्चों, लेकिन ये गैप बढ़ता चला जाएगा, तो हाईली एनलार्ज और इन्फिनिटी पर बनेगी बच्चों, एंड रियल एंड इन्वर्टेड ये रहने वाली है। अब हम इस केस को देखते हैं। आपका सिक्स्थ केस जो कि आपका कॉन्वेक्स का लास्ट केस है। अगर आप ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख देंगे, तो जो सीधी जा रही थी वो बच्चों फोकस से होकर जाएगी, जो ऑप्टिकल सेंटर जा रही हो आगे एज इट इज पास हो जाएगी, तो इनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे केस में तो लाइट रे कभी मिलेंगी नहीं, तो इमेज बनेगी ही नहीं। तो हम पीछे की तरफ एज्यूम करेंगे कहीं आकर मिलेगी, वहां पर इमेज बनेगी। इस तरह से बनी हुई इमेज को बच्चों हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और सीधी बन रही है तो इरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और साइज इसका बड़ा है ऑब्जेक्ट से, एंड लार्ज बनेगी, और सेम साइड बनेगी बच्चों, जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसी साइड ये बनने वाली है। अब हम यहां पर कॉनकेव की इमेज को कंसिडर करते हैं बच्चों। कॉनकेव के कारण दो ही इमेज है। अभी चैप्टर ज्यादा नहीं बच रहा है बच्चों, छोटा सा चैप्टर और थोड़ा चैप्टर रह गया है बस। ये जो लाइट रेज पैरेलल आ रही है बच्चों, वे आपकी बच्चों बाहर की तरफ बैंड हो जाएंगी, लेकिन पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये फोकस पर आकर मिलेंगी। जब ऑब्जेक्ट आपका कहां पर रखा हुआ है? इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो वहां से लाइट रेज पैरेलल आती है। तो जब पैरेलल आ रही है बच्चों, तो ये आपकी पीछे की तरफ प्रोड्यूस करने पर फोकस पर आकर मिल रही है, तो इमेज यहां पर फोकस पर बनती है बच्चों। तो एट एफ पॉइंट साइज, ओके, पॉइंट साइज एट एफ, और डॉटेड करके जो बनती है वो वर्चुअल होती है बेटा, वर्चुअल एंड यहां पर इरेक्ट बनती है। इसका सेकंड केस देखिए। अब आप बच्चों इन्फिनिटी पर मत देखिए, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख लीजिए, आपकी चॉइस है। जो लाइट रेज सीधी जाएगी बच्चों वो बाहर की तरफ बैंड हो जाएगी, पीछे बढ़ाने पर वो फोकस पर मिलेगी। और एक दूसरी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आ रही है, इसकी डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर मिल रही है। तो यहां से प्रिंसिपल एक्सिस से इसके साइज को कंसिडर करते हैं, तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से काफी छोटा है, तो स्मॉल साइज बनेगी। और यहां पर बच्चों वर्चुअल तो बताया था, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट मीन सीधी, और आपकी कहां बनती है? एफ एंड ओ के बीच में बनेगी। एफ मीन्स फोकस, ओ मीन्स ऑप्टिकल सेंटर। आगे देखिए बच्चों, साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल लेंस। साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल लेंस। साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल लेंस को देखिए आप। हम यहां पर बच्चों लेंस बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट को आप हमेशा लेफ्ट में रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस आप हमेशा माइनस की लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, एच आप हमेशा प्लस का लेंगे।
इमेज हमेशा ये नीचे की तरफ उल्टी बना रहा है, तो ये बच्चों एच डैश आप हमेशा माइनस का लेंगे, वी आप हमेशा यहाँ पर प्लस का लेंगे, और इसका जिस तरफ इमेज बनती है आपको बच्चों फोकस भी उसी साइड लेना है, तो एफ आप बेटा प्लस का लेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाँ, केवल एक केस इसमें ऐसा है जिसमें कि आपकी इमेज इस साइड ही बनती है बच्चों, तो जब पर्टिकुलर इस साइड इमेज बनती है, केवल एक ही केस ऐसा है बच्चों, तो यहां पर एच डैश आपका प्लस हो जाएगा और बच्चों वी आपका माइनस हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना। ये तो 5 केसेस के लिए है और ये केवल एक केसेस के लिए है। अगर हम कॉनकेव की बात करते हैं, तो कॉनकेव में बच्चों आपका यहां पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट तो यही रहेगा, एच आपका प्लस का रहेगा, यू आपका हमेशा माइनस का रहेगा। बच्चों इसका फोकस भी आपका क्या रहेगा, माइनस का रहने वाला है, इमेज इस साइड बनती है, इसका वी भी बच्चों माइनस का रहने वाला है, तो यहां पर सभी वैल्यू आप माइनस की देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे यहां पर आपने देखा कि एफ प्लस का है तो आर भी बच्चों यहाँ पर प्लस का होता है। अगर आपके पास यहाँ पर एफ माइनस का है तो आर भी आपका यहाँ पर माइनस का होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे चलते हैं। लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन देखिए बच्चों, हमारे पास जो लेंस फॉर्मूला है वो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f फोकल लेंथ। मतलब अगर आपके पास जो इमेज बनी है तो ऑप्टिकल सेंटर से वहां तक की डिस्टेंस जहां इमेज बनी है वो v, और ऑप्टिकल सेंटर से जहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहां तक की डिस्टेंस u, और f पर्टिकुलर जो भी लेंस यूज हो रहा है तो उसकी फोकल लेंथ। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो साइन आपको बताए थे साइन कन्वेंशन में, उन्हीं साइन के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू पुट करनी है। अगर u आपको 10 दिया हो तो आपको -10 रखना है। ओके, इस तरह से अभी न्यूमेरिकल्स भी करेंगे बच्चों हम यहाँ पर। आगे देखिए, मैग्निफिकेशन पर देखिए बच्चों, मैग्निफिकेशन सिंपल सा क्या है, इट इज द रेशियो, एम से डिनोट करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट। इन दोनों के हाइट के रेशियो को ही हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन, और इसे बच्चों हम डिस्टेंस की टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन होता है इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट, दोनों को एम से डिनोट करते हैं और आपका फॉर्मूला यहां पर बन जाता है एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू वी अपॉन यू। तो ये मैग्निफिकेशन ही होता है बच्चों। आगे ये जो न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स है बच्चों, ये आगे हम अगली वीडियो में कंसीडर कर लेंगे। अभी हम फिलहाल यहाँ पर थ्योरी पार्ट को कवर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। ये लास्ट टॉपिक है बच्चों। यहाँ पर पावर ऑफ लेंस सिंपल सा इतना होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर एफ आपका मीटर है तो ऊपर 1 आएगा, और अगर आपका एफ सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ऊपर 100/f आएगा, अगर ये सेंटीमीटर में है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। डायोप्टर इसकी यूनिट होती है और इसे डी से डिनोट करते हैं बच्चों। ओके, इस चैप्टर की रिफ्लेक्शन की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, और आगे की वीडियो में बच्चों हम कंप्लीट करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स को। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।